गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो लेक्चर में क्लास 11th प्रोज हॉर्नबिल में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने व्हाट इज़ प्रोज, व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रोज, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रोज रीडिंग, ये हमने कवर किया था। और साथ साथ में प्रोज जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 2 पैराग्राफ को हम लोगों ने कवर किया था। और उसी सीरीज़ में आज हम लोग पैराग्राफ 3 से कवर करेंगे। पैराग्राफ 3 से तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ व्हाट इज़ गिवन इन द 3rd पैरा ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी तीसरे जो पैराग्राफ है उसमें क्या चीज़ दिया गया है, सबसे पहले आपको ये समझना है। इन द 3rd पैराग्राफ द क्लोज इंटीमेसी, फ्रेंडशिप, क्लोजनेस, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ of both the grandmother and the grandchild has been given। तीसरे पैराग्राफ में लेखक जो कि वर्णनकर्ता भी है, नरेटर भी है, लेखक और उसकी दादी माँ के बीच में घनिष्ठता, मित्रता और एक साथ एक ही एक्टिविटीज़ के लिए एक साथ जाना आना और रास्ते में और वहाँ जाकर वो क्या करते थे इसके बारे में इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर पैराग्राफ को जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ वाइज जब आप नोट मेकिंग बनाते चलेंगे तो इसके बाद जो आपका राइटिंग सेक्शन में नोट मेकिंग आपको मैं दिखाऊँगा या सिखाऊँगा वो आसानी हो जाएगी। तो इस पैराग्राफ का जो हेडिंग आप लिखेंगे वो हेडिंग क्या हो जाएगी, फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंडसन एंड ग्रैंडमदर, यानी पोते और दादी के बीच में क्या मित्रता है, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद में उसमें सब हेडिंग आप जो जो पॉइंट्स देखेंगे उसको आप लिखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। 3rd पैराग्राफ, माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs। देखिए इस तीसरे पैराग्राफ में राइटर क्या कहना चाह रहा है कि मेरी दादी माँ और मैं बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही क्लोज मित्र बन गए थे। मेरे माता पिता ने मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिया था क्योंकि वो शहर में रहने के लिए चले गए थे और वहाँ पे वो रह रहे थे, और मैं अपने दादी माँ के साथ जब वो सुबह उठती थी मैं भी उठता था, और मेरी दादी माँ सुबह उठ करके मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, वो सुबह का अपनी प्रार्थना करती थी। और यहाँ पर वर्ड आया हुआ है, इसको आप ध्यान दें, वर्ड मोनोटोनस आया है। वर्ड इज मोनोटोनस, ये वर्ड मोनोटोनस। मोनोटोनस मीन्स होता है अनइंटरेस्टिंग। इसका मीनिंग आपका है अनइंटरेस्टिंग। मोनोटोनस का मीनिंग क्या है, अनइंटरेस्टिंग, यानी अरुचिकर, अरुचिकर। इसके बाद में इसमें और जो वर्ड आया हुआ है जो कि हम समझेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फैच।
FETCH, fetch. fetch का मीनिंग होता है bring, ले आना या लाना. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेल. STAL, स्टेल. स्टेल मीन्स होता है बासी या लेफ्ट ओवर. लेफ्ट ओवर, बासी. जैसे हमने शाम का खाना बनाया, बनाने के बाद उसको कुछ पोर्शन खाया, खाने के बाद उसके बाद जो बाकी बच गया, सुबह जब हम उठते हैं तो वो बचे हुए पोर्शन को, खाने के पोर्शन को हम लोग स्टेल मटेरियल कहेंगे, बासी खाना कहेंगे. तो रोटी की चपाती की यहाँ पर क्या थी, बासी थी. ये यहाँ पर यूज़ किया गया है. और इसमें और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि हम लोग बहुत ही हार्ड हो. और इसमें ओके, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मेरी दादी माँ सुबह उठती थी, अपनी सुबह की प्रार्थना करती थी, मुझे भी उठा देती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, कपड़े पहनाती थी. और जो वो प्रार्थना करती थी वो मुझे सुबह इसलिए उठा के बैठा देती थी कि ताकि जब वो प्रार्थना करे तो मैं भी उसकी प्रार्थना को सुनूं, ध्यान से सुनूं. और मैं ध्यान से सुनता था, लेकिन ध्यान से सुनता था इसलिए नहीं कि वो क्या पढ़ रही है उसको मैं सुनूं, नहीं, वो तो मेरे लिए अरुचिकर था, मोनोटोनस था, अनइंटरेस्टिंग था. लेकिन मैं अपने दादी माँ से प्रेम करता था, इसलिए मैं उसको सुनता था. मुझे प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट नहीं थी. और सुबह उठने के बाद वो मेरा स्कूल जाने के लिए बसता और बोल रही मेरी लकड़ी की जो तख्ती होती थी वो, और उसके ऊपर जो है लेप करना मिट्टी का, और लेट करने के बाद एक जो है मिट्टी का एक पॉट नुमा, और उसमें स्याही और कलम, लकड़ी की लाल कलम सब एक बंडल में बांध करके मुझे देती थी. और इस तरह से मैं और मेरी दादी माँ दोनों एक साथ विद्यालय के लिए चलते थे. और पहले जो स्कूल, छोटे स्कूल्स होते थे वो टेम्पल्स या जो रिलीजियस प्लेसेज होते थे उनसे सटे हुए होते थे. तो मेरी दादी माँ मुझे लेके जाती थी वहाँ पर रिलीजियस प्लेस में, और वो अपनी प्रार्थना वहाँ करती थी और मैं अपना स्कूल करता था. अभी यहाँ ये नहीं दिया हुआ है. फिर बताया गया कि सुबह जब मैं, मेरा नाश्ता क्या था, व्हाट वाज माय ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट क्या था. तो ब्रेकफास्ट में मुझे बासी रोटी, और उस रोटी के ऊपर आप कह सकते हैं मलाई, जैसे दूध होती, दूध की मलाई, उसको बटर यहाँ यूज़ किया गया है, और उसमें थोड़ा सा चीनी, इसको मिलाकर उसको स्प्रेड करके और उसको जो इस तरह से रोल करके वो मुझे दिया जाता था. वो मेरा सुबह का नाश्ता होता था. और मेरी दादी माँ जो और बासी बची हुई रोटियाँ 3-4 रहती थी वो अपने पास ले जाती थी, ताकि जाते समय रास्ते में जो कुत्ते वगैरह जो जानवर मिले उनको वो खिला दे. इन दिस वे आपने इस पैराग्राफ में देखा. पैराग्राफ की मेन हेडिंग क्या हो जाएगी, फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर. सब हेडिंग इसकी आप 2 या 3 बनाएंगे, 2-3 जो मेन पॉइंट्स आएंगे वो आपकी सब हेडिंग हो जाएगी. इसको साथ साथ करते चलेंगे. पैराग्राफ नंबर 4. नाउ लेट अस मूव टू द पैराग्राफ नंबर 4. पैरा 4. पैराग्राफ नंबर 4. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब इसमें देखिए ये एक्टिविटी जो है, अब इस पैराग्राफ में क्या मिलेगा, मीन्स द एक्टिविटीज ऑफ ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंडसन ड्यूरिंग यू कैन से ड्यूरिंग द टेम्पल. अभी जैसा कि मैंने पहले बताया है कि उन दिनों जो मंदिर में ही शिक्षा, प्रार्थना भी होती थी, उसी सटे हुए कुछ उनको सिखाए भी जाते थे, पढ़ाई भी की जाती थी. तो इस तरह से ये बच्चा, इसका दादी का जो पोता है ये और बहुत से बच्चे 2 लंबी कतार में बैठते थे और वहाँ इनको बहुत से जो है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाए जाते थे. ये जोर आवाज़ में पढ़ते थे और इनकी दादी माँ बगल में बैठ करके अपना वो प्रार्थना करती थी और वो अपना पूरा काम करती थी. और इस तरह से
वो ग्रंथ वगैरह पढ़ती थी। जब हम दोनों लोग जो है अपनी काम, मैं पढ़ाई पढ़ लेता था, वो अपना प्रार्थना कर लेती थी, ग्रंथ पढ़ लेती थी, हम दोनों एक साथ वापस लौटते थे। और कह रहा वापस लौटते समय हम दोनों लोगों की मुलाकात कुत्तों से होती थी जो मंदिर के बाहर वहाँ पर मिलते थे, और वो एक दूसरे में लड़ते थे, भौंकते थे। किस लिए? रोटी को पाने के लिए कि मुझे ज़्यादा रोटी मिल जाए। हम उनके पास जो रोटियाँ फेंकते थे। इसमें आपको मैं एक और वर्ड बताऊंगा। एक वर्ड पहले छूट गया है, SUGAR। यहाँ पर S आया है। जनरली जो स्मॉल s है उसका प्रोनाउंसिएशन हम स से करते हैं, सुगर, उसको पढ़ना चाहिए सुगर, स है, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो शुगर है। दिस इज शुगर, शुगर, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। इस तरह से शुगर, इसको शुगर न पढ़ करके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? शुगर, शुगर। इस तरह से बड़ा श की आवाज निकालेंगे, शुगर, दिस वन। इस तरह से हमने पैराग्राफ 4 में देखा। नेक्स्ट लेट अस मूव टू द पैराग्राफ नंबर 5। पैरा नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5। What is in paragraph number 5? Let us see. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. 5th पैराग्राफ में जो विलेज एक्टिविटीज थी, जो विलेज में सन और ग्रैंड मदर रहती थी, अब वहां से चेंज हो गया। बोथ द ग्रैंडसन एंड द ग्रैंड मदर आर मूविंग फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। अब वो गांव से कहाँ आ जा रहे हैं? सिटी में आ जा रहे हैं। सो बाय कमिंग फ्रॉम विलेज टू सिटी, देयर डेली एक्टिविटीज हैव आल्सो बीन चेंज। उनकी जो प्रतिदिन की दिनचर्या है वो भी बदल जा रही है। वहाँ वो सुबह उठती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, प्रार्थना करती थी, मंदिर में जाती थी, साथ में बच्चे को ले जाती थी। लेकिन अब यहाँ कह रहे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि मैं और मेरी दादी माँ एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन हमारी आपस की मित्रता में कमी आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अब वो एक साथ एक जगह पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये लड़का अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है और दादी माँ के साथ नहीं जा रहा है, एक बस से जा रहा है। अब दादी माँ उसको रास्ते में उन लोगों को कुत्तों से मुलाकात नहीं हो रही है। स्टेल जो चपाती थी अब उनको कुत्तों को नहीं खिलाया जा रहा है। अब क्या हो रहा है? अब उसकी जगह पर अब उनके घर में ही, गली में ही कुत्ते ना आ करके उनके आगे जो कोर्ट यार्ड बना है, आंगन है, बरांडा है, उसमें कुछ चिड़िया आ जा रही हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा है। दादी माँ इज एनक्लोज्ड। अब दादी माँ की एक्टिविटीज क्या होगी? एनक्लोज्ड हो गई। मीन्स शी इज नॉट लिविंग द लाइफ ऑफ हर ओन। नेचुरल लाइफ इज कट ऑफ। दादी माँ की जो नेचुरल लाइफ थी, अपनी लाइफ थी, वो कट ऑफ हो गई। अब उनको कैद कर दिया गया, शहर में ले आया गया, एक कमरे में ले आया गया, और अब जो बाहर जो पहले अपना उनका नेचर था उस तरह से उन्हें खिला पिला करके अब उनको एक जगह कमरे के अंदर रखा जा रहा है। लड़के का स्कूल चेंज, इनका एक्टिविटीज चेंज हो गई। इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप में बहुत ही कमी आ गई। दिस इज मेंशन्ड इन पैराग्राफ नंबर 5. So paragraph number 5 is the turning point, change point between the grandson and grandmother about daily activities, daily routines and the friendship all have been changed. ये बताया गया है paragraph number 5. Next, let us move to the paragraph number 6. Para number 6. As the years, यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ नंबर 5 में एक वर्ड आया है सेंड फॉर। इसका मीनिंग आपको जानना जरूरी होगा। पैराग्राफ नंबर 5 में एक वर्ड आया है सेंड फॉर। सेंड फॉर, SEND, सेंड फॉर। सेंड फॉर यहाँ पर मीनिंग होगा कॉल, यानी बुला लेना।
अपने पास बुला लेना, अपने पास रख लेना। इन द सेम वे पैराग्राफ नंबर 6 में वर्ड आया है रोल्ड बाय। यहां पर वर्ड है रोल्ड बाय। रोल्ड बाय मींस होता है पास्ट, गुजरना, बीतना, जैसे जैसे समय बीता, गुजरा। एज द इयर्स रोल्ड बाय we saw less of each other for some time. She continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. As I have told you, from paragraph number 5, there is turning point, there is change in the social activities, daily activities of the grandson and the grandmother, and now there is increase in the change of the daily activities between the grandson and the grandmother. In paragraph number 6 we are told that जैसे जैसे समय बीतते गए हम लोगों के बीच की घनिष्ठता घटती गई। यानी जब पहले हम लोग ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ देते थे, हम लोग की एक्टिविटी ज़्यादातर सेम थी, हम दोनों लोग एक दूसरे की शेयरिंग करते थे एक्टिविटीज़ में, अब उसमें कमी आ गई। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह मुझे कुछ दिन तो उठाती रही, सुबह मुझे स्कूल की तैयारी कराती रही, लेकिन जब मैं वापस आता था पूछती भी थी कुछ दिन के लिए कि तुम्हें क्या पढ़ाया गया, आज क्या पढ़ाया आपने। मैं बताता था अंग्रेजी स्कूल में जो भी वहाँ पश्चिमी संस्कृति थी कि आज मुझे इंग्लिश में ये पढ़ाया गया और वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ाया गया, लर्निंग के बारे में, ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया गया। ये सभी चीज़ें जब वो पूछती थी मैं बताता था कि आज मैं गुरुत्व का नियम पढ़ा, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा और इस तरह से दुनिया गोल है इसके बारे में मुझे बताया गया। और ये सुनकर के वो उदास हो जाते। वाई? बिकॉज दिस वॉज नॉट इंटरेस्टिंग टू हर। उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो क्या चाहती थी आगे बतलाया गया है कि इन सब चीज़ों में क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था तो मेरा कोई हेल्प नहीं कर पाती थी, मेरी मदद नहीं कर पाती थी, और इन सब चीज़ों में उसका भरोसा भी नहीं था, इस विश्वास भी नहीं था। इन सब चीज़ों को सुन करके वो और दुखी होती थी। यहाँ पर एक वर्ड आया है डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड का मीनिंग होगा सैड, उदास होना, अनहैप्पी और अनहैप्पी, उदास हो जाता, दुखी हो जाता। और उसे उदासी इस बात की थी कि स्कूल में अब जो है ईश्वर के बारे में या ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, केवल जो है विज्ञान के बारे में, पश्चिमी संस्कृति सभ्यता के बारे में केवल पढ़ाया जा रहा है। एक दिन मैंने घर में आकर के डिक्लेयर किया, अनाउंस कर दिया कि आप आज से जो है मेरे विद्यालय में जो है संगीत सिखाया जा रहा है, नृत्य करना सिखाया जा रहा है। ये सुनकर के मेरी दादी माँ बहुत ज़्यादा ही भड़क गईं, इसलिए कि उनका ये मानना था कि ये जो संगीत है या नृत्य है इसका संबंध बहुत ही अभद्र है, बहुत ही अमानवीय है, और इसको जो शरीफ लोग होते हैं या अच्छे घराने के लोग होते हैं उनके लिए नहीं होता है, बल्कि ये जो भीख मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले लोग होते हैं या उसी कैटेगरी के और अनैतिक व्यवहार या अनैतिक कार्य करने वालियाँ होती हैं उनके लिए सही है और अच्छे लोगों के लिए सही नहीं है। उसने अपनी असहमति इसमें जताई, डिसअप्रूवल जताया, और इस तरह से उसके बाद से उसने जो है मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। Here we see that the interest, the liking between the two changed. Before this, they were very close to each other. They talked to each other. They walked together.
They read together, they came back together, but everything has been changed. Walking together, talking together, sleeping together, reading together, all things have been changed, separated, and this made their friendship very, you can say, displeasing. They were totally separated from each other. Now in paragraph number 7. Let us see in paragraph number 7. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone from sunrise to sunset. She sat by her wheel spinning and reciting prayers only in the afternoon. She relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in the veranda, breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable meadow of chirrupings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक तो लड़का इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था, अब जो है लड़के को कहाँ यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना हुआ, और जब वहाँ मुझे एक कमरा मिल गया, और उसके बाद अब मेरे और मेरी ग्रैंड मदर के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो क्या स्नैप हो गई. स्नैप मीन्स टोटली डिस्कनेक्टेड, सेपरेट, एकदम हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए. और लेकिन मेरी माँ ने, मेरी दादी माँ ने, ये जो सेपरेशन था, यहाँ पर एक वर्ड है सेक्लूशन. सेक्लूशन, C-L-U-S-I, सेपरेशन, सेपरेशन, सेपरेट होना. तो जो सेपरेट हम लोग हुए उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंज को उसने एक्सेप्ट कर लिया, और शी मैनेज्ड द सर्कमस्टेंसेस, मतलब उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, उसने कुछ नहीं कहा. और फिर उसने क्या करा, अब लोगों से उसने बातचीत करना कम कर दिया, और उसने जो कपड़ा जो है बुनने वाला, स्पिनिंग व्हील का काम करने वाला जो होता है चरखा, वो उसने ले लिया, और इस तरह से अपना ज़्यादातर वक्त जो है सुबह से शाम तक वो स्पिनिंग व्हील में लगाती थी. लोगों से बात बहुत कम करती थी, केवल जो है, और अपना प्रेयर करती रहती थी. दोपहर में कुछ देर के लिए जो है सिर्फ वो चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए उठती थी, बरामदा में बैठ जाती थी वो, और छोटे छोटे जो है उसके टुकड़े कर लेती थी दाने के, और चिड़ियों को फेंकती थी. चिड़िया उसके कंधे पर, उसके पैर पर, हाथ पर, सर पे भी आके बैठ जाती थी, लेकिन वो एक दूसरे को कभी भी हकाती नहीं थी, खुश रहती थी. और इस तरह से उनका दिन गुजरता रहता था, और ये आधा एक घंटा उसके लिए बहुत ही खुशी के क्षण हुआ करते थे. दिस इज द वी हैव सीन, मीन्स यहाँ पर हमने ये देखा कि व्हेन द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट of the grandmother was taken away, she devoted her own time in keeping silence, in keeping something which will engage her, and she will get the chance of time of reciting her prayers without any disturbance in a low tone. उसने अपने आप को अलग सेपरेट कर लिया, अपने प्रेयर को साइलेंट वे में इस तरह से उसने परफॉर्म किया, और अपने आप को एंगेज कर लिया स्पैरोज को फीड करने में. एक पैराग्राफ हम लोग और देखेंगे, पैराग्राफ नंबर 8. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of a rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us.
एक घड़ी वो भी आई जबकि मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना हुआ। ऐसी घड़ी में भी मेरी दादी माँ ने हिम्मत नहीं खोया, उसने अपने आवेश को, अपने भाव को बनाए रखा और उसने कोई भी ऐसा जो है दुख का या चिंता का विषय नहीं दिखाया। यहाँ तक कि वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई और उसने प्यार से मेरे माथे को चूमा और उसके उस माथे को चूमने को मैं आखिर समय तक एहसास करता रहा। और वो यहाँ पर भी अपनी प्रार्थना करती रही, उसके मुंह से प्रार्थना करने की आवाज़ निकलती रही और उसके हाथ में जो रोजरी कंठमाला की जो चीज़ थी उससे वो तस्वीर अपना पढ़ती रही, पूरा करती रही। और इस तरह से उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन हमारे अंदर जो एक शारीरिक जो आपस में जो क्लोजनेस था ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच में, वो सेपरेट हो। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 8 पैराग्राफ्स कवर किए। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा, ये 8 पैराग्राफ्स मैंने जो पढ़ाया है, आप 1 बाय 1 हर पैराग्राफ को आप जो है उसका नोट्स बनाएं, यानी उसकी आप हेडिंग लिखें और कम से कम 3-4 सब हेडिंग्स लिखें उस पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं। इसको जब आप बनाए रखेंगे, जब मैं नोट मेकिंग बनाऊंगा तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए वीडियो लेक्चर के आखिर में जो पैराग्राफ मैं पढ़ा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट करके वो भी आपको दे दिया जा रहा है, ताकि उस पैराग्राफ को भी आप पढ़ लें और उसकी हिंदी भी दे दी जा रही है, ताकि जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसका हिंदी भी आप पढ़ लें। और कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे कवर करेंगे।